नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की करेंगे और शुरुआत नीतीश कुमार से करेंगे, जेडीयू की कार्य समिति से करेंगे, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया गया 2025 का। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, नीतीश कुमार ही बिहार को लीड करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव दुबई से लौट आए हैं और इसके बाद आज वे दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे, उन्हें जमानत भी मिल गई है। तो तेजस्वी यादव फिर से सक्रिय होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को बिहार के परिप्रेक्ष्य में अब यह कहना कि वे चुनावी रणनीतिकार हैं, ठीक बात नहीं होगी। अब वे पार्टी के मुखिया हैं। तो देखिए, जेडीयू की कार्य समिति की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में एनडीए 220 से अधिक सीटें जीतेगी। लेकिन आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने प्रशांत किशोर का एक वीडियो पोस्ट कर दिया। यह वीडियो तो पुराना ही दिखता है, लेकिन हाँ, दावा जो है वह वर्तमान के संदर्भ में है, जिसमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बोझा बन गए हैं और नीतीश कुमार चाहे जिस ओर रहे, एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे, जेडीयू को 2025 में 20 सीटें भी नहीं मिलने जा रही है। तो इसका तो बहुत बड़ा मतलब हो गया कि यदि जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेगी तो बिहार में एनडीए की सरकार कैसे बनेगी, और यदि एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो फिर सरकार किसकी बनेगी। तेजस्वी यादव 2020 में सरकार बनाते बनाते चुक गए थे। प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे हैं या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे, मतलब या तो 5 सीटें आएंगी या 130 भी नहीं मान रहे, वह मान रहे आंधी इतनी बड़ी होगी कि पौने 200 175 सीटें भी जा सकती है। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने जो दावा किया कि 20 सीटें भी नहीं, यह एक गंभीर चुनौती नीतीश कुमार के लिए है। क्योंकि यदि हम 2020 के चुनावी नतीजों को एनालाइज करें तो यदि जेडीयू 43 जो सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी 2020 में, उससे घटकर 35 से 40 के बीच भी पहुंचती है तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि भाजपा ने 78 सीटें जीती थी और कितनी जीतेगी, जो उनका परफॉर्मेंस रेट था। और चिराग पासवान से ही आप नई उम्मीद लगा सकते हैं। जीतन राम मांझी तो तब भी आपके साथ थे। अब उपेंद्र कुशवाहा आए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा से कितनी उम्मीदें लगा लेंगे, कितनी सीटें आप देने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की यह चुनौती कि बोझा बन गए हैं और नीतीश कुमार को भी अब यह बताना होगा बिहार को। देखिए, 2024 के अक्टूबर महीने में हम आ गए हैं, अगले साल इस वक्त चुनाव हो रहा होगा कि 2020 से 2024, आज हम 2024 की बात करते हैं, आगे 2025 की भी बात करेंगे जब 2025 आएगा, कि हमने 2020 से 2025 के बीच में क्या किया। देखिए, 2005 से 2010 के बीच उन्होंने क्या किया, यह बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, जिसका परिणाम निकला कि 2010 में उन्हें इतना बड़ा बहुमत मिला कि पूछिए मत। 2010 से 15 में वह समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़े, कम हुए। 2015 से 2020 समीकरणों से चुनाव लड़े, कम हुए। लेकिन 2025 में बताने के लिए क्या होगा, एक बार एनडीए के साथ, दूसरी बार महागठबंधन के साथ, फिर से एनडीए के साथ, और जो सबसे बड़ा क्लेम कर सकते हैं नौकरियों का, रोजगार का, उस पर तेजस्वी यादव की दावेदारी भी है कि जब तक हम सरकार में साथ नहीं आए तो क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, ठीक है, पार्टी के मुखिया बन गए हैं, लेकिन चुनावी रणनीतिकार के रूप में जो उन्हें महारत हासिल है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या जन सुराज पार्टी की स्थापना के बाद इस प्रकार का वीडियो पोस्ट किया जाना, इस प्रकार का वीडियो मीडिया को प्रेषित किया जाना, प्रशांत किशोर का बरबोलापन भी है। इस पर भी हमें विचार करना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी अभी बनी है, अभी चर्चा शुरू हुई है। और देखिए, आप कह रहे थे, आप बताते रहते हैं कि 2014 के चुनाव में जब आप बिहार घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे
कि देखिए केंद्र के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लेकिन जब बिहार का चुनाव 2015 में होगा तो नीतीश कुमार को ही देंगे। तो क्या बिहार की स्थिति परिस्थिति फिर से ऐसी बनी रह गई है कि 2025 में भी लोग नीतीश कुमार को वोट देने को तैयार हैं, या फिर तेजस्वी यादव का नेतृत्व कबूल करने को तैयार है, या फिर प्रशांत किशोर के लिए कोई तीसरा रास्ता दिखाई पड़ता है? अजीत जी। देखिए, अभी ये बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है, लेकिन चूंकि उन्होंने एक पार्टी बनाई है प्रशांत किशोर ने, तो वो दावा करेंगे, सारी पार्टियां दावा करती हैं और हर पार्टी ये सारी सीटें जीत लेने का दावा करती हैं और पूर्ण बहुमत का तो कोई नहीं कहता है। सब 2/3 बहुमत से शुरू करते हैं कि हमारी पार्टी को 2/3 बहुमत आएगा, 3/4 भी आ सकता है और अपोजिशन की पार्टी साफ होगी। तो ये जैसा आपने कहा कि एक नेता के तौर पर उनके इस बयान को पहली नजर में लेना चाहिए है कि एक प्रतिद्वंदी पार्टी है जनसुराज पार्टी, जिसके नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि जेडीयू को 20 सीट नहीं आएगी जी। और आरजेडी को भी की भी वैसी ही दशा होगी। अगर वो अपने लिए सोच रहे हैं कि पौने पौने 200 सीटें आएंगी या 150 से ऊपर, वो बार बार कह रहे हैं कि 120-25 सीट आएगी, तो हम भी अपनी विफलता मानेंगे इसको। बिल्कुल। वो अगर वो पौने 200 सीट कह रहे हैं तो सीटें बचती कितनी है, वो कितनी है, उसके बाद तो 60-70 60-65 सीट ही बचती है जो बाकी सारी पार्टियों में बटनी है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, ये अपनी एक पोस्चरिंग है, जो एक पोजीशन लेती है कोई पार्टी। पहले एक नजर में तो ये हम कह सकते हैं कि ये उनका बयान इस तरह से भी देखना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ तो नीतीश कुमार का जो बयान है या जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य भी इसी तरह का है जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य होता है कि हम 2/3 बहुमत लेंगे, 3/4 बहुमत लेंगे। उसी तरह का एक बयान है कि हम 220 सीट जीतेंगे। न ये 220 सीट वाला बहुत सीरियस बयान है और न नीतीश कुमार के 20 सीट पर रह जाने वाला बहुत सीरियस बयान है। देखिए, लड़ाई तो अभी की स्थिति में अभी अभी जनसुराज को अपनी आंधी पैदा करनी है, अपना संगठन बनाना है। पहले तो अपना संगठन बनाना है, संगठन बना करके उम्मीदवार खोजने हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के आधार पर वो उम्मीदवार चुनेंगे। उम्मीदवारों का भी चुनाव ऐसे होगा कि जो 5000 सदस्य बना करके ले आएगा, फिर उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, उससे फिर हम उम्मीदवार निकालेंगे। तो अभी प्रशांत किशोर को संगठन और उम्मीदवारों के चयन पर अपना काम करना है और दूसरी तरफ सरकार के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। सरकार के हाथ में कितनी चीजें होती हैं, इसको हम अभी झारखंड में देख रहे हैं। जैसे एकदम अंत समय में आकर के हेमंत सोरेन की सरकार ने एक मैया सम्मान योजना शुरू की है, महिलाओं के खाते में 1000 रुपया देने का। और आज स्थिति ये है कि पूरे झारखंड में सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है, मैया सम्मान योजना। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना कहा है कि वो 1000 दे रहे हैं, हम 2100 देंगे। अब कौन कहां से पैसा ले आएगा, क्या बेच करके ले आएंगे, कहां से कितना कर्जा ले आएंगे, इससे न पार्टियों को मतलब है न जनता को मतलब है। लेकिन वो 1000 देंगे तो हम 2100 देंगे। हर जगह मैया सम्मान योजना की चर्चा है, सरकार खाते में पैसा डाल रही है और कलेक्टर, बीडीओ, सीओ से लेकर के नीचे तक के हर अधिकारी की एक तरह से ड्यूटी लगी हुई है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलवाए। तो ये सरकार के में होने की वजह से ये फायदा है हेमंत सोरेन को। वैसी नीतीश कुमार की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो इन लोगों के हाथ में भी बहुत कुछ है। अभी इनका बजट आएगा और इस तरह की योजना आएगी जिसमें पता चला कि 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए लोगों के खाते में जा रहे हैं, 4-4 हजार रुपए बढ़ रही है। जी। हाँ, तो अब जब खैरात बंटने लगी तो उसके बाद क्या, उसका काउंटर करने के लिए क्या है? ये चीजें तो ऐसे अपील करती हैं लोगों को, हालांकि कई बार नहीं भी करती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा शनिवार को, इस शनिवार को हरियाणा में वोटिंग हो रही थी, लोग लाइन में लगे हुए थे और लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ रहा था कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि का 2000 रुपया पहुंच गया। अब सोचिए, क्या ये वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित नहीं कर सकता? ये बिल्कुल कर सकता है वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित, कि आप लाइन में खड़े हैं और मोबाइल पर 2000 रुपए का मैसेज आ जाए। तो ये सरकार में जो होता है उसको ये एडवांटेज होता है। तो अभी इस एडवांटेज की स्थिति में जेडीयू बीजेपी है, तो वो क्या दाव चलते हैं ये भी देखना होगा। और तीसरी तरफ तो अपोजिशन है, जो तेजस्वी यादव हैं जिसको लीड कर रहे हैं अपोजिशन को। तेजस्वी यादव के हाथ में क्या है कि बड़े मुद्दे हैं जिनको उनकी पार्टी ने सबसे पहले उठा लिया है, जिसमें एक मुद्दा स्मार्ट मीटर का है। हम लोग भी चर्चा कर चुके स्मार्ट मीटर को लेकर। गाँव में, शहरों में जब से हमने प्रोग्राम किया हम लोगों ने, उसके बाद से जितने फोन आ रहे हैं, जितने लोग बता रहे हैं, सब कुछ ना कुछ नई कहानियां बता रहे हैं। जैसे हमको किसी एक व्यक्ति ने कहा कि बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। अब ये देखिए, ये बड़ी बात है। उसने कहा कि बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, पूरे मोहल्ले की लाइन कट जाए तब तो कोई बात नहीं है, या आपका कोई तार टूट जाए तो तब लाइट चली जाए तो अलग बात है। आजकल तो तार टूट नहीं रहे हैं,
जी। तो सारे घर में बिजली जल रही हो और आपके घर में अचानक रात में बिजली कट गई तो बड़ी बेइज्जती होती है। लोगों को लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने रिचार्ज नहीं कराया। हुँ। तो ये इसको मुद्दा बनाया है आरजेडी ने। हालाँकि तेजस्वी नहीं यादव फिर देखिए, अजीत जी देवप्रकाश सिंह साहब हमारे पैनलिस्ट हैं, पटना हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता हैं। वे आए और उन्होंने बताया कि देखिए जो महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ी जा रही है, ये राइट ऑफ प्राइवेसी की भी बात हो गई। हाँ, कि देखिए है, हाँ, बिल्कुल। कि जैसे ही बिजली कट गई या कितना एसी चल रहा है, पूरे घर की बिजली हुँ, बंद है कि पूरे घर की बिजली जल रही है, यह बिजली कंपनी को मालूम होगा और जो मॉनिटर कर रहे होंगे वह पता कर सकते हैं कि घर बंद है कि घर खुला है और घर के कमरे में कोई सोया हुआ है कि नहीं सोया है, तो राइट ऑफ प्राइवेसी की भी बात हो गई है। तो बिल्कुल है। और देखिए हाँ, और देखिए बीजेपी के 2 नेताओं ने, बड़े नेताओं ने हमें कल फ़ोन किया और इस बात के लिए बधाई दी कि आप लोग अच्छे तरीके से स्मार्ट प्रीपेड की बात कर रहे हैं और यह बात की जानी चाहिए। हमने पूछा कि आप क्यों नहीं आते सामने? बोले ज्ञानेश्वर जी आप समझते ही हैं मैं भाजपा का नेता हूँ, भाजपा का प्रवक्ता हूँ, हम कैसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बात होनी चाहिए, यह जनता की आवाज़ है। हाँ, तो इस बात को मुद्दा बना दिया आरजेडी ने। पहले तो जो इसमें तो यही होता है ना, पहले मारे सो मीर वाली बात है। जी, जी, तो जी। सबसे पहले आरजेडी ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा बनाया, हुँ, जमीन सर्वेक्षण का भी मुद्दा है। तो जी, ये मुद्दे उठा करके आरजेडी राजनीति कर रही है। आरजेडी ने पहले ये मुद्दे उठाए, हो सकता है आगे प्रशांत किशोर भी उठाएंगे, चूंकि अपोजिशन की बिल्कुल। पार्टी है उनकी भी, तो हुँ, सरकार पर अटैक करने के लिए ये मुद्दे होंगे। तो आरजेडी के पास मुद्दा है, कहने को है कि अपोजिशन मुख्य अपोजिशन है, और आमतौर पर यह माना जाता है कि जब सरकार को लोग हरा रहे हैं तो उसका बेनिफिशियरी जो है वो अपोजिशन होता है, जो मुख्य विपक्षी बिल्कुल। पार्टी है वही होता है। जैसे हम हुँ, लोगों ने अभी लोकसभा में भी देखा कि कांग्रेस पार्टी को हुँ, सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हुँ, तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और अपने को विपक्षी पार्टी की तरह पेश कर रही है, ये यहाँ थोड़ी कमजोरी है आरजेडी की। हुँ, क्योंकि आरजेडी अपने को सबसे मुख्य विपक्षी होने के बावजूद अपने को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर रही। बिल्कुल। आप रोज सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई जन हुँ, आंदोलन आप शुरू नहीं कर रहे हैं। हुँ, और जो जन आंदोलन हो रहा है उस समय मुख्य जो नेता है अपोजिशन का वो गायब हो जा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव को फ्रंट से लीड करना चाहिए, सामने आकर के उनको इसका नेतृत्व करना चाहिए। इसके बावजूद एक एडवांटेज मुख्य विपक्षी होने का तेजस्वी यादव के साथ भी है। तो बिल्कुल। ये तीनों पार्टियों की अभी की पोजीशन है कि अपोजिशन इस मामले में हमेशा फायदे में रहता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है, जो हुँ, कि एंटी इनकम्बेंसी कई लेवल पर दिख रही है। बिल्कुल। जेडीयू बीजेपी के अनेक विधायक सांसद लगातार चुनाव जीत रहे हैं। हुँ, आप देखिए बीजेपी के विधायक तो लगभग ये लगातार तीसरी बार ही जीते, जो मैक्सिमम लोग लगातार तीसरी बार जीते हैं। जी, जो कहीं एक आध जगह बदला गया है तो वो बदला गया है। तो एमपीज का है कि एंटी इनकम्बेंसी है, एमएलएज की है, गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी इसकी है। और हुँ, एक दूसरी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व, उनके चेहरे को लेकर के, हुँ, उसको एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं भी कहें, मतलब वही शब्द है, भाव उसके दूसरे हैं। भाव बिल्कुल। ये है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, हुँ, या नीतीश कुमार की पारी अब समाप्त होने वाली है, या नीतीश कुमार अब फैसले नहीं कर रहे हैं, उनकी हुँ, जगह दूसरे लोग फैसले कर रहे हैं, जिस पर प्रशांत किशोर का बड़ा फोकस है कि वो नीतीश कुमार फैसला नहीं कर रहे हैं। तो जब हुँ। नीतीश कुमार फैसला ही नहीं कर रहे हैं, जब वो डिसाइसिव फेस नहीं है, डिसाइसिव पोजीशन में नहीं है, तो फिर किसी और को क्यों चुनना है? हाँ, वो कह और रहे हैं ना, प्रशांत बार-बार कह रहे हैं कि देखिए 2005 के पहले बिहार में अपराधियों का जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज है। क्योंकि बिल्कुल। पॉलिटिकल मास्टर जो हैं, वह फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। और हाँ, ये नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया है उनके, उनको लेकर के। और ये कैंपेन अभी जैसे जैसे चुनाव के मोड में पार्टियां जाएंगी, वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा खुल करके सामने आने लगेंगी। और जब बिल्कुल। चुनाव नजदीक आ जाएगा तो कितने दिन तक नीतीश कुमार को छिपा करके रखिएगा, या कितने दिन तक उनको कंट्रोल इन्वायरमेंट में आगे ले आइएगा? हुँ। वहां तो फ्री लेकिन फॉर अच्छी ऑल होता बात है ना, चुनाव होता अच्छी है तो बात कुछ है सामने बोलना अजीत होता है। जी, अच्छी बात है, हमने कई वर्षों के बाद देखा कि शनिवार को राज्य कार्य समिति की बैठक में वह 45 मिनटों तक लगातार बोलते रहे। ये अच्छा संदेश मिला था और इससे यह महसूस हुआ कि उनकी सेहत ठीक हुई है। लेकिन फैसले, देखिए फैसले तो वैसे ही हो रहे हैं जो लग रहा है कि यह फैसला नीतीश कुमार का नहीं हो सकता, यह फैसला प्राधिकारियों का फैसला है। ये नीतीश कुमार की सक्रियता कितनी होती है चुनाव में, ये भी दिखेगा। एक तो जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल आपने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू तो है ही, प्रशासनिक पहलू से तो सरकार लगभग पंगु हो गई है। मतलब सरकार उसकी, या तो सरकार ने कुछ ऐसे जनविरोधी फैसले कर दिए हैं, या सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। जी। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक एस्पेक्ट है पूरे मामले का। हुँ, लेकिन राजनीतिक नजरिए से भी देखिए, एक बार और हम लोगों ने इसी तरह से
नीतीश कुमार का भाषण हुआ था, 17 मिनट का ही भाषण था वो, लेकिन अच्छा भाषण था। हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की नहीं, पिछले साल के शुरू की बात है। हाँ, जब वो बिहार उद्योग वाला कोई सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने 17-18 मिनट का एक भाषण दिया था और बड़ा टू द पॉइंट बोले थे, ऑब्जेक्टिव बोले थे, अच्छा लगा था। हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर हेल्थ या तो डिटोरिएट हुआ या उनको डेलिबरेट तरीके से सीन से हटा दिया गया, या कम उनकी पब्लिक अपीयरेंस कम हुआ। तो चुनाव के समय ये नहीं हो सकता है। चुनाव के समय आप गार्डेड उसमें या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। वहां तो अभी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच जाना होगा, कई सभाएं करनी होंगी, भागदौड़ करनी होगी, ये मुख्यमंत्री को संभालना होगा। अगर वो चेहरा बनाए जाते हैं तो चेहरा बनाए जाते हैं नीतीश कुमार, इस बात में अब ज्यादा मतलब शक संदेह नहीं है। अगर चेहरा बनाया जाता है तो जनता के बीच में ये विश्वास भी दिलाना होगा कि यही चेहरा है, ये देखिए यही नीतीश कुमार है और यही आगे रास्ता चलाएंगे। जो मनीष वर्मा जो एक उस नारे पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जो कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 25-30 और नीतीश का जो अनुप्रास बना रहे हैं, तो बिना नीतीश कुमार को दिखाए, उनकी सक्रियता दिखाए, उनको जनता के बीच में भेजे थोड़े हो जाएगा। वो तो नहीं होगा। ये तो कम्युनिस्ट रिजिम नहीं है चाइना का कि डेंग सियाओपिंग कोमा में पड़े हुए तभी 8 साल तक। देखिए, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जिस तरीके से उम्मीदवारी देने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बहस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर रोज बहस की चुनौती दे रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव को बहस की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आगे वो नीतीश कुमार को भी देंगे। और यदि तेजस्वी यादव बहस के लिए तैयार भी हो गए कि प्रशांत किशोर के साथ चलिए हम बहस करते हैं, क्या नीतीश कुमार तैयार हो पाएंगे? हा? और यदि नहीं तैयार होंगे तो फिर ये बड़ा संदेश आ जाएगा कि नीतीश कुमार की सेहत, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं नीतीश कुमार की पुण्यता, नीतीश कुमार की ईमानदारी, नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया, जंगल राज से मुक्ति लाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, वही बात है कि कितने दिनों तक नीतीश कुमार सक्रिय रह पाते हैं, क्योंकि उम्र भी है। वह उम्र जो है वह सब कुछ बता देती है कि आपकी सेहत कैसी है और आप कितने बड़े लड़ाके रह गए हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। अभी अगर लालू यादव ही कैंपेन लीड कर रहे हो तो आरजेडी का, तो कोई थोड़ा उत्साह जगा पाते जनता में। वो तो है, एक सक्रिय है, काफी मीडिया में भी आते हैं, लेकिन अब वो कैंपेन लीड नहीं कर सकते जी। ये अब इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी शिबू सोरेन कहाँ कैंपेन लीड कर रहे हैं? शिबू सोरेन तो नहीं कर रहे हैं कैंपेन लीड जी। उन्होंने काफी पहले छोड़ दिया। उम्र हुई तो उम्र होती है तो आपको छोड़ना होता है, आप चाहे फिट हो या नहीं फिट हो। यहाँ भी जो सबसे बड़ी चीज जो लैक कर रहे हैं नीतीश कुमार और जेडीयू, वो है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप आपने नहीं खड़ी। आपने किसी को अपना उत्तराधिकारी जिन नहीं घोषित किया, जिन पार्टियों ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिन नेताओं ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने रहते कमान दे दी, वो पार्टियां सरवाइव कर रही। जिन नेताओं ने इसमें गलती की, सवाल पर आते हैं 43 से नीचे गए। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं 20 नहीं आएगी, लेकिन यदि नीतीश कुमार 43 से नीचे गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए, मतलब 2020 में ही वह नंबर 3 की पार्टी बन गई थी, और 43 से ऊपर जाने की वजह क्या हो सकती है? इस दोनों सवाल का जवाब तो दीजिए, जो जनता जानना चाहती है। देखिए, 43 से अभी नीचे जाने की क्या वजह हो सकती है? पहले उसी की वजह हम लोग बता रहे थे ना, कि लीडरशिप का क्राइसिस है, नीतीश कुमार की सेहत का मामला है, जिसको लेकर के एक संदेह पैदा हो गया। अब अंतर क्या है ये कोई बताता तो है नहीं, लेकिन जो दिख रहा है उससे जनता के बीच में एक मैसेज जा रहा है, और जो नैरेटिव अपोजिशन ने सेट किया है उससे भी जनता में एक मैसेज जा रहा है कि अब नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द हेल्थ में नहीं है, बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं, वो अब नहीं चला रहे हैं सरकार को। तो नीतीश कुमार से ही तो जनता को मतलब है। बिहार की जनता जो जेडीयू को वोट करती है या बीजेपी को भी असेंबली में वोट करती है, तो नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने के लिए करती है ना। जब वही सक्षम नहीं दिख रहे हैं या उन्हीं को लेकर के संदेह हो गया, तो फिर किस लिए लोग वोट करेंगे? फिर तो नया विकल्प खोजेंगे ना, फिर तो नया विकल्प खोजेंगे। और वैसी स्थिति में पार्टी की कहां जाकर के रुकेगी? 43 से 20 पर आएगी कि 10 पर जाएगी, कौन जानता है। जब लालू यादव की पार्टी एक समय ऐसा हुआ कि जिसके पास 32% का वोट बैंक है, जब वो पार्टी 22 सीट पर आ गई, तो नीतीश कुमार के पास तो कोई वोट का वैसा आधार भी नहीं है। अगर उनका आधार बिखरता है, और आधार बिखरने का कारण यही होगा कि निजी तौर पर नीतीश कुमार फिट नहीं है, रूल करने की स्थिति में नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिर बहुत नीचे आ जाएंगे, और तब दो ही संभावना बचती है। अगर नीतीश कुमार 43 के नीचे आते हैं, 20 पर, 15 पर या 25 पर कुछ भी आते हैं, तो तय मानिए कि बीजेपी भी इंप्रूव नहीं करने जा रही है 78 सीट। बिल्कुल। जब नीतीश कुमार हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि चिराग पासवान अकेले
2020 में देखिए वह तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही लड़ रहे थे, कुछ सीटों बिल्कुल। पर उन्होंने सांकेतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार दिया था। तो प्रशांत किशोर के साथ जो लड़ने वाले उम्मीदवार थे, अधिकांश बीजेपी से ही आए थे, अधिकांश सवर्ण जाति के उम्मीदवार थे। तो चिराग पासवान के साथ में। उन्होंने नीतीश कुमार को पूरा नुकसान पहुंचा दिया। और प्रशांत किशोर तो 243 पर लड़ेंगे, और यदि सवर्ण ही बिदक गए तो फिर नुकसान तो देखिए नीतीश कुमार को भी होगा और बीजेपी को भी होगा। और फिर यह देखा जाएगा कि यदि तेजस्वी यादव के वोट में कुछ छेदा हो गया तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी, नहीं छेदा हुआ तो क्या परिस्थिति बनेगी। हाँ, तो वही अगर पहली संभावना तो यह है कि अगर नीतीश कुमार नीचे जाते हैं, जी। और वो इस वजह से नीचे जाते हैं कि उनको लेकर के अब पॉजिटिव माहौल नहीं है, और लोग भी अब चाह रहे, थके हुए हैं, उबे हुए हैं, लोग भी चाह रहे हैं कि अब नया विकल्प आजमाया जाए। तो अगर इस वजह से उनका वोट अगर कम होता है और वो डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो अपने साथ साथ बीजेपी को भी नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म, और जो आपने कहा कि जो कोर वोट है, फॉरवर्ड का वोट, मान लीजिए एनडीए का वो टूटता है, तो वो तो वोट 10% है। जी। मेजर तो जो वोट एनडीए का है वो अत्यंत पिछड़ी जातियों का है, हम्म, और उस अत्यंत पिछड़ी जाति के कैंडिडेट आबादी के हिसाब से वो देने की स्थिति में है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चूंकि उनके बिल्कुल। पास वो 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो हम्म, उनके पास हर कास्ट का समीकरण बनाने की बेहतर संभावना है, वो ज्यादा कैंडिडेट दे सकते हैं, अपने अपने हम्म, बैनर पर लड़ा सकते हैं, तो वो भी वोट वो तोड़ सकते हैं। और जैसे ही उनके पास वोट की एक पूंजी दिखेगी, हम बार बार कहते हैं कि जैसे ही उनके पास वोट की पूंजी दिखेगी, चाहे बिल्कुल। वो फॉरवर्ड वोट से आए और उसके साथ अत्यंत पिछड़ा जुड़ के आए, जो भी वोट जुड़ के आएगा, वोट की पूंजी दिखेगी तो मुसलमान भी उनके साथ आएगा, तो वो आरजेडी को भी नुकसान कर सकते हैं। तो दो सिनेरियो बनेगा ऐसी स्थिति में। अगर प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छी ताकत के साथ लड़ते हैं, अच्छी रणनीति के साथ लड़ते हैं, तो फिर दो सिनेरियो है, दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो यह है कि हंग हो जाए असेंबली बुरी तरह से, तीनों पक्षों में सीटें बराबर बराबर बढ़ जाए, 70-70, 75-75 सीटें तीनों अलायंस में, तीनों पार्टियों को आ जाए। आरजेडी भी, बिल्कुल। अपना आरजेडी का जो इंडिया ब्लॉक है वो भी 70-80 सीट के बीच हो, और एनडीए भी 70-80 सीट के बीच हो, और प्रशांत किशोर भी 70-80 सीट के बीच में। एक सिनेरियो तो ये है, एक संभावना ये है। और ये प्रैक्टिकल संभावना इसलिए लग रही है क्योंकि अभी बहुत एंटी इनकम्बेंसी मान लीजिए नीतीश कुमार के पास नहीं है, बहुत गुस्सा भी नहीं है कि नहीं एकदम हरा के इनकी सत्ता पलट देनी है। प्रशांत किशोर के साथ नई पार्टी है, अभी उनको आजमाना है, लोग एप्रीहेंसिव हैं, उनको लेकर के कुछ शंका भी है, और आरजेडी के प्रति पूरी तरह से बहुत मोह नहीं बना है कि इसको सत्ता में बिठा देना है, बिल्कुल। अब एक विकल्प होने के बावजूद। तो इसीलिए जनता कंफ्यूजन में होगी। जनता कंफ्यूजन में, अभी आमतौर पर ये कहा जा रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कि जनता आजकल एक तरफा मैंडेट देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता को कंफ्यूजन भी रहता है, अब और देखिए वहां ना, भी एक तरफा मैंडेट नहीं आता है। अजीत जी बरैया से मेरे पास एक फोन आया, उस दुनिया वाले लोग हैं, 2 दिनों पहले उन्होंने पूछा, गणेश जी ये कौन है किशोर, सब लड़कावा सब नाम ले रहे हैं, कौन है किशोर, समझे ना, ये वही है जो सभ्य के चुनाव जिता दे है। तो हमने उसी भाषा में उनको जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सब लड़का तो जो आप कह रहे हैं ना, चर्चा तो चल पड़ी है। कल बीजेपी के ही एक राजपूत नेता मिले हमें, और वह कह रहे थे हमारे समाज में भी लोग कह रहे हैं केंद्र में मोदी और यहाँ परिवर्तन। तो ये बातें तो शुरू हो गई है, और यह चुनौती देखिए आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उधर जो आप बार बार कहते हैं ना कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन की बात होती है, सबसे पहले मुसलमान सोचता है कि हमें जाना किधर है। बिल्कुल, तो वो वही सोचता है, वो हमेशा स्ट्रेटेजिकली सोचता है, और उसको लग रहा है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस मिल करके नहीं हरा पा रहे हैं बीजेपी और जेडीयू को, और आरजेडी, ये तो संयोग है ना कि जब नीतीश कुमार जाएंगे तो आरजेडी की सरकार बनेगी, तो संयोग कितने दिन तक चलेगा? अब तो संयोग भी चलने की स्थिति नहीं है। अगर नीतीश कुमार की सीटें घट के कम हो जाती हैं तो वो आरजेडी की भी नहीं बनवा पाएंगे। बिल्कुल। और नीतीश कुमार खत्म होते हैं या कमजोर होते हैं, अपने राजनीतिक परिदृश्य से हटते हैं, तो अब तो उसके बाद जेडीयू का कोई बड़ा अस्तित्व नहीं रहना है, इस बात में तो किसी को कोई संदेह नहीं है। फिर तो बड़ी पार्टी बीजेपी ही रह जाएगी ना, और बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगा। लेकिन ये कब होगा ये पता नहीं है। उसके पहले अगर मुसलमान को एक लगता है, ये बात समझ में आती है कि प्रशांत किशोर अभी ही रिप्लेस कर सकते हैं और अभी ही एनडीए वाली जगह ले सकते हैं, और बीजेपी हमेशा के लिए कमजोर हो सकती है बिहार में, तो वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। तो प्रशांत किशोर के पास अपने वोट जोड़ने की गुंजाइश है। हमने जैसा कहा कि तेजस्वी यादव के प्रति कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। तो इसका मतलब हम ये माने ना अजीत जी कि देखिए देखिए यादव के सामने चुनौती अभी जो उनके पास समीकरण है कि उन्हें कहीं से और 5% मत मिले तो वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो 5% हासिल करना है,
चाहे वह मुकेश सहनी के माध्यम से हासिल कर लें या कोई और जो वो कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चुनौती यह भी है कि यदि मुसलमानों में छिद्रान्वेषण हो गया, यदि उनमें भटकाव की स्थिति उत्पन्न हुई, तो 5% कहीं से ले भी आएंगे तो फिर वही स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते दूर रह जाएंगे। हाँ, 5% अगर दूसरी तरफ से ले आते हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से मान लीजिए कि तोड़ के ले आते हैं, जी। जो अत्यंत पिछड़ा का वोट आपने कहा कि मल्लाह का वोट ले आ लें या कुछ फॉरवर्ड का वोट और उनके साथ जुड़ जाए जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या कुछ कुशवाहा वोट आ जाए, तो इससे प्रशांत किशोर की सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे बीजेपी को भी अपने साथ साथ कमजोर कर लेंगे, बीजेपी को भी नुकसान हो जाएगा और आरजेडी को इतना फायदा नहीं होगा कि सरकार में चली जाए। तो वही स्थिति हम कह रहे हैं, जो पहला सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि त्रिशंकु हो जाए असेंबली, हंग असेंबली हो जाए, किसी को बहुमत नहीं आए। और ये ऐसा अक्सर ऐसी जगहों पर होता है जहां मतदाता मन नहीं बनाए हुए होता है, किसी विकल्प को लेकर के उसके मन में बहुत उत्साह नहीं होता है। 2013 में दिल्ली तो उदाहरण है ना। हाँ, वही 2013 दिल्ली का देखिए आप, इसी तरह का मैंडेट आ गया था। तो ये स्थिति अगर हो जाती है तो एक सिनेरियो ये है। और क्यों नहीं है जनता का कोई एक तरफा, ये क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसी उम्मीद नहीं पैदा कर सके हैं कि सब लोग उनको आजमाने चले जाएं। बिल्कुल। और अभी प्रशांत किशोर की नई पार्टी है तो लोग उसको भी आजमाना चाह रहे हैं, दूर से परीक्षा ले रहे हैं अभी। और जेडीयू बीजेपी, नीतीश कुमार कितने भी कमजोर हो जाए तो अलायंस का एक वोट है, जो सामाजिक समीकरण है उनका, कि लॉकुस का है, अत्यंत पिछड़ा है, महादलित है, फॉरवर्ड है, तो एक अलायंस है उनका, एक समीकरण है सामाजिक। तो सब में थोड़ा बहुत कहीं टूटेगा कहीं जुड़ेगा, तो हंग असेंबली हो सकती है, एक संभावना इस बात की है। और दूसरी संभावना जो दोनों तरफ जाने की है, दूसरी संभावना ये है कि या तो जनता ये कहे कि प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं, इनकी पार्टी नई है, बाद में देखेंगे, तो तेजस्वी यादव के साथ चले जाए। बिल्कुल, इसकी संभावना कम है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि प्रशांत किशोर के साथ लोग चले जाए और जो वो कह रहे हैं उस तरह की आंधी आ जाए। और देखिए नए प्रयोग की बात, जब देखिए अभी क्या है, जो बिहार में पार्टियां हैं, बीजेपी है, देखिए वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, अब भी संगठन के पुराने रीत नीति के हिसाब पर चल रहे हैं। और आज ही मैं सुबह किसी से पूछ रहा था तो मालूम ये हुआ कि प्रशांत किशोर जिन जिन इलाकों में पदयात्रा कर चुके हैं या कर रहे हैं, वहां पीछे पीछे जो युवा हैं, जो लड़के हैं, उनकी क्रिकेट टीमें बनाई जा रही है पंचायत में और गांव में। वॉलीबॉल की टीम बनाई जा रही है, चेस की टीम बनाई जा रही है। मतलब एक इंगेजमेंट और एक बहस और मुबाहिसे के लिए यदि आप क्रिकेट की टीम बनवा दे रहे हैं और बाजाबता कोई हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं, जो इस पूरे बिहार के ऑपरेशन को, सम डोनाल्ड नाम है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, इसे कम्युनिकेशन टीम कहा जा रहा है जनसुराज के भीतर। तो ये नए प्रकार का प्रयोग भी किया जा रहा है। और देखिए चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, जदयू की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, ये जिस तरीके की समीक्षा बैठक करते हो या यात्रा करते हो, इनके यहाँ वही लोग मिलते हैं जो मतलब घनघोर राजनीति करने वाले लोग हैं। जाति की राजनीति कर ले या ब्लॉक की राजनीति कर ले या सब डिवीजन की राजनीति कर ले, तो ये नए प्रकार का प्रयोग भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये संगठन का ही हिस्सा है और इसका फायदा मिलता है चुनाव में। हम लोगों ने देखा है कि ये काम, इस तरह का काम आपके पड़ोस के राज्य झारखंड में सुदेश महतो ने किया था। उन्होंने गांव-गांव में फुटबॉल की टीम बनवाई थी और एक तरह से वो पैटर्न थे। और पूरे झारखंड में जो दक्षिण छोटानागपुर का इलाका है, रांची और दक्षिण छोटानागपुर का जो इलाका है, जिस इलाके में उनका असर है अपना, लोहरदगा और ये रांची के साथ लगता हुआ जो इलाका, जहां से वो खुद विधायक भी होते थे सिल्ली विधानसभा से, अभी भी है, उस पूरे इलाके में उन्होंने फुटबॉल की टीम्स बनाई थी और एंगेज किया था। जो आपने कहा ना एंगेजमेंट, देखिए एंगेजमेंट आज की तारीख में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, एंगेजमेंट। तमाम जो मनोभाव है ना इंसान के, आप क्रोध है, खुशी है, प्यार है, गम है, ये तमाम मनोभाव खत्म हो गए। अब सिर्फ एक मनोभाव है, एंगेजमेंट। आप कितनी देर तक, सारा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इसी एंगेजमेंट पर काम करता है। बिल्कुल सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सब एल्गोरिदम काम करता है उसी एंगेजमेंट के इशू पर। तो एंगेजमेंट सबसे जरूरी चीज है और एंगेज किया। और आजसू के जो सुदेश महतो के यहाँ ये ट्रेनिंग आई थी असम गण परिषद से। सूर्य सिंह बेसरा जिन्होंने आजसू की स्थापना की थी, वो असम गए थे और असम गण परिषद से ये ट्रेनिंग लेकर के आए थे कि एंगेज कैसे किया जाए नौजवानों को। तो एंगेज करने का जो मामला है वो संगठन से जुड़ा हुआ है। ये अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर एंगेज कर रहे हैं लोगों को और अपना संगठन भी बना रहे हैं। उनके आगे 1 साल की राजनीति पर सारी चीजें निर्भर करती हैं
कि वो कितनी उम्मीदें पैदा करते हैं, कितनी आकांक्षा पैदा करते हैं और लोगों को कितना विश्वास दिला पाते हैं। विधानसभा त्रिशंकु न हो, इसका दारोमदार सारा प्रशांत किशोर के ऊपर है। अगर वो बिल्कुल। राजनीति, उनकी राजनीति सफल होती है, अगर वो उम्मीद पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारे पास आइडिया है कि हम बदल देंगे आपकी किस्मत, आपके बच्चों की किस्मत हम बदल देंगे, तो लोग भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर। ये इसलिए है क्योंकि लोग अभी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। लोगों का एक तरफ मोह भंग हो रहा है नीतीश कुमार एनडीए से, और मोह इसलिए भंग हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अब थक गए हैं या उनके पास कोई नया आइडिया नहीं है, और उसी तरह का मोह मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रति नहीं पैदा हो रहा है। तो इस स्थिति का फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है। वो अगर अपनी पार्टी को अगले 1 साल तक अपना एजेंडा एक-एक करके, जैसा हम लोग बार-बार उन्हीं के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं कि पंचायत स्तर का रोड मैप रखेंगे, फिर जिला स्तर का रोड मैप रखेंगे, फिर प्रदेश स्तर का रोड मैप रखेंगे। और अभी हम लोगों को, हम लोग बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जितनी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, इन सबके सारे दांव पेच हम लोग जानते हैं। किसके स्लिप में से कौन सा पत्ता निकलेगा हम लोग को ये पता है कि जब आपकी आंख में आंख डाल करके वो देख रहा है तो अभी कौन सी बात कहेगा, वो कौन सा बयान देगा, क्या इशू उठाएगा, ये हम लोग सब लोगों को पता है। एक एक मूव सब हर आदमी परिचित है, जो जरा सा इन लोगों की राजनीति को फॉलो करता है उसको पता है। प्रशांत किशोर का क्या मूव होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है, किसी को अंदाजा नहीं है। जैसे हम अभी अपने अरुण अशेष जी के साथ कहीं बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम वो भी इतने पुराने जानने वाले हैं, और चौंक गए जब मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया प्रशांत किशोर ने। तो किसी को ये अंदाजा नहीं था, ज्यादातर राजनीति जानने वालों को अंदाजा नहीं था कि मनोज भारती अध्यक्ष होने जा रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होने जा रहे हैं। एक दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, रात को बातचीत हुई, हमने पूछा भी, उन्होंने कहा कि देखिए तय हमने नहीं किया है। तय तो उन्होंने कर रखा होगा, और पिछले 6 मनोज भारती ही कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से यह चल रहा था। और फिर अचानक अब देखिए उन्होंने कल एक और अनाउंसमेंट कर दिया कि जो जन स्वराज का झंडा होगा, उसमें आधिकारिक झंडा होगा, उसमें बापू के साथ साथ अंबेडकर भी दिखाई पड़ेंगे। हाँ बताइए, तो ये वही कह रहे हैं कि ये अभी उनके बारे में, चूंकि उनको लोग जानते ही नहीं है कि उनकी राजनीति में आगे वो क्या पत्ता निकालेंगे। बाकी पार्टियों की राजनीति लोग देख रहे हैं 35 साल से, 40 साल से, जो लोग, बहुत लोग उसके पहले से भी देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को। लेकिन इन दो पार्टियों को, मतलब जेडीयू आरजेडी को या कांग्रेस बीजेपी को, इसके बारे में हर चीज लोग जानते हैं कि इनका क्या मूव होगा, क्या बयान होगा, क्या समीकरण होगा। देखिए वो अभी कहीं और भी चर्चा हो रही थी, या हम प्रशांत किशोर का ही सुन रहे थे, जो किसी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पांडे कहने पर उन्होंने कहा कि देखिए अब ये आरजेडी आज तक जाति की बात से बाहर ही नहीं निकली। तो कितना प्रेडिक्टेबल है कि आप जाति से ज्यादा आगे बाहर निकलेंगे नहीं, इस बात को हर आदमी जान रहा है। तो आज के समय में सिर्फ जाति के आधार पर आप बहुत उत्साह नहीं भर सकते हैं लोगों का। आप जाति की राजनीति से आपने कुछ दिया होता, बिहार का भला किया होता, तो लोग यकीन भी करते। लेकिन आपकी जाति की राजनीति से सिर्फ आपका भला हुआ है, यही बात तो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं। बिहार का तो भला हुआ नहीं, या दूसरे किसी जाति समाज का भला नहीं। मतलब कहने को छोटी सी बात कहेंगे कि भाई गांधी के साथ उन्होंने अंबेडकर को भी जोड़ दिया। अब झंडा पर, अब देखिए ये कितना दूर संदेशा चला जाएगा कि इनके झंडे पर तो भाई गांधी भी है और इनके झंडे पर अंबेडकर भी है। जो दो विचार हैं, जो इस देश को चलाने वाले दो विचार हैं, जो इस देश के आम आदमी के मानस को झकझोरने वाले जो दो सबसे बड़े विचार है, वो गांधी विचार है, अंबेडकर विचार है। और अगर वो दोनों को साध रहे हैं तो और भी चीजें उनके किटी में होंगी, और भी चीजें वो निकालेंगे, उनके स्लिप्स में और भी पत्ते होंगे। तो उसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। तो जब वो पत्ते निकलेंगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी उस समय के हिसाब से वो चीजें बदलती जाएंगी, उनके तरफ पलड़ा झुकता जा सकता है। अभी पार्टी बनाते ही ये स्थिति कर दी कि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट त्रिशंकु तो कर ही देंगे विधानसभा को। अभी पार्टी बनते ही जब कोई आइडिया सामने नहीं है, कोई कैंडिडेट सामने नहीं है, तो ये लग रहा है कि दोनों के वोट टूट करके उनकी तरफ जाएंगे, और दोनों पार्टियां बेचैन है, दोनों गठबंधन बेचैन है। तो जब धीरे धीरे चीजें खुलेंगी तो पलड़ा उनकी तरफ झुक सकता है। तो ये दो सिनेरियो हमको दिख रहे हैं। एक तो हंग असेंबली वाला सिनेरियो है, वो स्थिति तो हो गई है, क्योंकि अब नीतीश कुमार उस तरह से बहुत उत्साह नहीं जगा रहे हैं, मोह भंग हो रहा है, लोग थका हुआ मान रहे हैं, और तेजस्वी यादव उतना उत्साह नहीं जगा पा रहे हैं, और एक नई ताकत आ गई है, ट्रायंगुलर चुनाव हो गया है, तो हंग असेंबली की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर का एजेंडा चलता है, वो उम्मीदें जगाने में उस तरह से कामयाब हो जाते हैं, जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी हो गए थे राष्ट्रीय स्तर पर, या 2011 में ममता बनर्जी हो गई थी पश्चिम बंगाल में, या 2019 में जगन मोहन हो गए थे आंध्र प्रदेश में। अगर इस तरह की स्थिति वो पैदा कर देते हैं
तो पलड़ा उनकी तरफ झुक जाएगा। लेकिन वो क्रमशः होगा, वो एक दिन में नहीं होगा, वो लगातार कुछ ना कुछ करेंगे जिससे चीजें बदलती जा सकती हैं चुनाव की। तो बहुत बारीकी से उनकी राजनीति पर नजर रखने की जरूरत है, हम तो लोगों देखिए को भी, नजर, और आरजेडी बिल्कुल, जेडीयू को। चलिए नजर रखने की जरूरत है क्योंकि प्रशांत किशोर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नए जमाने के लीडर हैं। और तुरुप का पत्ता क्या क्या है, कभी गांधी खोलते हैं, कभी अंबेडकर खोलते हैं, कभी शराबबंदी की बात कर लेते हैं। अब कभी देखिए मनोज हम भारती को ले आते हैं। मनोज भारती को ले आते हैं। हम शराबबंदी वाले पर भी किसी पॉलिटिकल पंडित से समझ रहे थे, तो उन्होंने उसे जिस रूप में डिकोड किया वह भी बिल्कुल चौंकाने वाला था। उस पर भी कभी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो बिहार की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।